एक बात कहूंगा, पुराने वक्तव्यों पर अगर चर्चा करेंगे तो अखंड रामायण जैसा मामला हो जाएगा। 3 दिन चर्चा करनी पड़ेगी तब भी वक्तव्य बच जाएंगे, चर्चा पूरी नहीं हो पाएगी। किसने किसकी धोती नहीं खोली, आप लोगों को कम याद होगा, हमको सब याद है। बताओ, बताना शुरू करें क्या? और सब सबसे गले मिल रहे। इसी का नाम सियासत है भाई, और क्या है? सोमवार को जिसकी धोती फाड़ो, मंगल को उससे गले मिलो, क्या यही तो सियासत है? नावशी को गलत तो नहीं कह रहा भैया? सबको एक दूसरे के एजेंट बता चुके हैं, लिखत पढ़त में, मेरे दिमाग में चिट्ठियां हैं। तो जय श्री राम दोस्तों, जैसे आपको सभी को पता है कि 2024 में लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, तो सभी की सभी पार्टियां उस इलेक्शन में लगी हुई हैं और उसको जीतने के लिए एनडीए वर्सेस इंडिया का कभी गठजोड़ बनाया जा रहा है, कभी इंडिया नाम का ढोंग किया जा रहा है, ये है वो बाकी है, और कभी सनातन को गाली दे जा रही है। तो इसी मामले में हमारे राष्ट्रवादी और हिंदूवादी पत्रकार विवेक अग्निहोत्री जी ने कैसे सबकी पोल खोल डाली और कह डाला कि ये जो नेता हैं ये दोगले हैं, सोमवार को एक दूसरे की धोती खोलते हैं और मंगलवार को एक दूसरे को गले लगाते हैं, और किस तरीके से धर्म को और देश को तोड़ने की और बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और खासकर सनातन धर्म के खिलाफ जो नेता आज सनातन धर्म को गाली देते हैं, कल वही आपस में मिलकर भाई भाई का नारा लगाते हैं और कहते हैं हिंदू, हम तो सच्चे हिंदू और हम ये कर देंगे वो कर देंगे सनातन के लिए, और पूरा जो उठे जो ढोंग बनाया हुआ है। तो उस मामले को लेकर विवेक अग्निहोत्री जी बहुत भड़क गए और उन्होंने किस तरीके से एक एक करके सबकी बखिया उधेड़ी और किस तरीके से एक एक करके पोल खोली है कि किस तरीके से वो सनातन धर्म को बदनाम करके और भारत को नीचा दिखा के और भारत को कमज़ोर करके अपनी कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं, ताकि 2024 में उनको फ़ायदा हो। और फिर वही बात है कि कुर्सी के लिए मतलब इन नेताओं का एक ही नारा है कि कुर्सी के लिए सब कुछ जाए, चाहे सनातन मिट जाए या फिर देश बर्बाद हो जाए, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसी मामले को लेकर आज की डिबेट बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। क्या मैं लड़ाई नहीं कराना चाहता इस मौके पे, काहे को लड़ाई कराऊं? क्या भाजपा इस मामले में थोड़ी सौभाग्यशाली है कि बाकी सब लोग एक दूसरे जिनको निपटाना चाहते हो उनको भाजपा के एजेंट बताते हो? क्या सैफई के परिवार में भी भाजपा के एजेंट को लेके लिखत पढ़त में मामला आ चुका है, नवश को याद है? एक बड़े स्तंभ ने दूसरे बड़े स्तंभ को लिखत पढ़त में घोषित कर दिया था एजेंट, क्या? और उनने पलट के जवाबी चिट्ठी में उनको एजेंट घोषित कर दिया। तब मैंने भाजपा वालों से पूछा था, भाई ये आप किसको बनाए हो एजेंट, बताओ? इतने एजेंट तो राव में नहीं है जितने राजनीति में है। खैर उमेश यादव जी, आपके नेता के पिछले दावे के सपा को 2022 में पूर्वांचल में हमने जितवाया और भाजपा का अश्वमेध का रथ जो पश्चिम से आया था मध्य उत्तर प्रदेश होते हुए पूरब में, उसको हमने रोक दिया। ये जो बड़ा दावा है ये कसौटी पर है, ठीक? सुधाकर जीतेंगे तो ये दावा ध्वस्त हो जाएगा, दारा सिंह जीतेंगे तो ये दावा चल निकलेगा। आपको लगता है कि ये शायद उतना बड़ा टेस्ट है कि ओम प्रकाश राजभर के जीवन में आए अब तक के सबसे बड़े इम्तिहानों में से एक? उमेश जी? हाँ, ये स्थिति तो सर नहीं कह सकते। देखिए, ये एक आम मध्यावधि चुनाव को लेकर किसी राजनीतिक दल या बड़े नेता को लेकर हम ये स्पष्ट नहीं कह सकते या कोई नहीं कह सकता कि एक चुनाव से किसी राजनीतिक दल या किसी राजनीतिक हस्ती में बहुत बड़ा असर पड़ जाएगा। लेकिन हाँ, चुनाव का परिणाम ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पूर्वांचल में देखिए, आप 2017-2022 के चुनाव को कंपेयर कर लीजिए, कितना बड़ा अंतर है। पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति थी, फिर वो 3 गुनी 3.5 गुनी पहुंच गई, क्योंकि हम वहां पर साथ थे। और जहां पर इटावा, सैफई और फर्रुखाबाद, कन्नौज, जहां पर अखिलेश जी का गढ़ है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुत बड़े प्रचंड बहुमत से जीती, यहाँ से लेकर पश्चिम तक। जयंत चौधरी जी को 35 सीटें दी गई, शायद मुझे ऐसा कुछ याद है, उसका परसेंटेज आप निकाल लीजिए। हमने जो लड़ाया तो पूरे पूर्वांचल के परिणाम आपके सामने 2022 के आम चुनाव में। तो ये तय है कि हमारी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ताकत को वहां पर कमतर नहीं आंका जा सकता। लेकिन ये कहे कि एक चुनाव के परिणाम से किसी राजनीतिक व्यक्तित्व पर बहुत बड़ा कोई असर पड़ने वाला, लेकिन इस चुनाव को चूंकि 2024 का चुनाव बिल्कुल सिफर है, तो इसलिए बार बार इसका पैरामीटर इस चुनाव से नापा जा रहा है, इसमें कोई दो राय। ठीक है उमेश बाबू, ठीक। मैं नावेश शिको के पास चलूंगा, लेकिन एक बात कहूंगा ओम प्रकाश भाई की पार्टी के लिए, अगर दारा सिंह चौहान जीत गए तो
मिठाई का डब्बा मिलेगा, और नहीं जीते तो जो उमेश जी कह रहे कि एक चुनाव से राजनीति खत्म नहीं होती, तो ग्लूकोज के 2 बिस्कुट मिलेंगे क्या, और कहेंगे खाओ मौज लो, चलो पानी बाहर पीना। राजनीति बड़ी निष्ठुर है भाई साहब, मैंने देखा है। क्या सच्चाई बहुत ज्यादा नहीं बोलता, वैसे भी बहुत कुछ बोल देता, फिर संबंध बिल्कुल ही खराब करा दोगे आप लोग। मैंने देखा राजनीति कितनी निष्ठुर है क्या, इसलिए इस मुगालते मत रहो। बड़े बड़ों को मैंने वेटिंग एरिया में बैठे देखा, जिनके लिए अगवानी करने कभी निकलते थे बाहर, क्या उनको वेटिंग में बैठा दिया, क्या वो सिपाहियों के साथ खैनी खा रहे बैठे। ये सियासत है भाई। खैर नावेशी को एक बड़ा पहलू है इस चुनाव का बसपा, ठीक, उसका 12, 13, 14% जो भी वोट देश प्रदेश भर में है, और घोसी में लगभग 40 से 45 हजार वोट उनके कैंडिडेट को मिलता रहा है, ठीक। उस दृष्टि से मायावती ने जब अपने को पूरी तरह विड्रॉ कर लिया और कहा कि भाई आप घर में बैठो, क्या ये बहुत ही मन मचले तो नोटा दबा देना, लेकिन ना सपा के चक्कर में पड़ो ना भाजपा के, क्या इस जो 12-13% वोट है ये जो, या उसको संख्या में जोड़ ले 40 हजार के आसपास का वोट जो मिलता रहा बीएसपी को घोसी में, वो क्या करेगा, वो किधर जाएगा? या मायावती के इशारे को कमान रखेगा कि घर में बैठेगा, बोले ना उद्धव को लेना ना माधव को देना? नावेशी को जी, मायावती यानी बसपा के विकल्प के तौर पर दलित समाज ने बीजेपी को अपना एक मजबूत विकल्प माना है। ऐसी स्थिति में बीजेपी के साथ जा सकता है। दूसरा ये कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी लगातार दलित समाज को अपनी तरफ खींचने के लिए प्रयासरत है। ऐसे में वो किसकी तरफ जाता है ये संकेत सामने होंगे। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो मैं दोहराना चाहता हूं कि अखिलेश यादव ने इस चुनाव में एक बड़ा प्रयोग किया है। यानी उन्होंने कुछ महीने पहले एक शगुफा छोड़ा था, और वो चाहते थे कि इंडिया, जब नाम नहीं रखा गया था इंडिया गठबंधन, तो चाहते थे पीडीएफ, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ये एक गठबंधन का नाम देना चाहते थे। और वो ये कहते हैं कि मैं इस फॉर्मेट पे चुनाव लड़ूंगा, मैं इस फॉर्मेट पे राजनीति करूंगा जो उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव जी की थी। यानी हम दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को समाज में अगर वो हाशिए पर है, हम तो उनको मुख्य धारा पर लेंगे, उनके हुकूक देंगे, उनका हक देंगे, उनकी भागीदारी देंगे। लेकिन इस चुनाव में भागीदारी उनको टिकट के तौर पर तो मिली नहीं। किसको मिली? क्षत्रिय को। क्षत्रिय से किसका 36 का आंकड़ा है? दलितों का। तो ये बड़ा प्रयोग था उनकी तरफ से। अखिलेश यादव ये मान के चल रहे हैं कि पिछड़ा तो हमारे पास है, यादव तो हमारे पास है, मुसलमान तो हमारे पास है, हम एक ठाकुर, एक क्षत्रिय कैंडिडेट अगर खड़ा करेंगे तो क्षत्रिय हमारे पास आ जाएगा, हम प्लस में हो जाएंगे। लेकिन इसका एक नुकसान ये भी तो हो सकता है कि दलितों से क्षत्रिय समाज के साथ में बहुत अच्छे रिश्ते नहीं रहे हैं। तो तब जब सब लोग एक नजरें गड़ाए हुए थे दलित समाज के ऊपर कि भाजपा के पास चला जाता है बच्चा कुचा जो बहन जी का है, तो वो आता है, और अगर आ जाता है समाजवादी पार्टी के पास तो एक बड़ी जीत होगी। और अखिलेश यादव का वो रिस्क, वो बड़ा एक्सपेरिमेंट जहां पर उन्होंने बीजेपी ने ये प्रयोग किया था कि अगड़े तो अपने हैं ही, हम पिछड़ों को टिकट दें, उनको मंत्रिमंडल में डालें तो सब समाज हमारे पास आएगा, तो हम नंबर बढ़ जाएंगे। और वो एक जो पुरानी एक धारणा थी कि सब अगड़ों की ये पार्टी है, तो इसी प्रयोग से भाजपा सफल हुई थी। और समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव ने भी ये किसी हद तक, जब रामायण की बात हो, रामचरितमानस की बात हो रही है, हिंदुत्व के ऊपर सवाल उठा रहे हैं अखिलेश यादव जी के कई नेता, वहां पर एक अगड़े प्रत्याशी क्षत्रियों के ऊपर बड़ी तोहमतें लग रही है। उत्तर प्रदेश में योगी जी क्षत्रियों को आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हीं को मौका दे रहे हैं, उन्हीं को पद दे रहे हैं, उन्हीं अधिकारियों को आगे बढ़ा रहे हैं। वहां अखिलेश यादव जी ने एक आदत टिकट था जहां पर एक उच्च विधानसभा, ठीक है नवेशी को, ठीक है, आई बात आपने ठीक पॉइंट रखा, ठीक बात है। ये भी एक इम्तिहान है, प्रयोग है अभिषेक वाजपेयी। लेकिन मैं कहूंगा कि आपकी पार्टी में 2 लोग जो बसपा से आए, जिन पर अखिलेश यादव ने ठीक ठाक खर्च किया है अपना भरोसा, रामअचल राजभर बड़े नेता हैं, बसपा के 5 बड़े मंत्रियों में वो हमेशा रहे, ठीक, और मिठाई लाल भारती, क्या 2 लोग जिनको बहुजन क्या वो बनाई है, जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाया है उसका अध्यक्ष बनाया मिठाई लाल, ठीक। ये दोनों लोग भी इम्तिहान में बैठ गए घोसी में। नहीं, अगर घोसी में राजभर वोट आप नहीं जोड़ पाते, रामअचल राजभर, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर अखिलेश यादव आप पर आगे कैसे भरोसा करेंगे? नहीं, ये जो 2 प्रयोग हुए थे बसपा से आए लोगों के, ये भी कसौटी है। नहीं अमिताभ जी, बिल्कुल आप अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमें कहीं पे भी देखिए ऐसा नहीं लग रहा है, और हमें अपने कार्यकर्ताओं पे, हर एक व्यक्ति के ऊपर पूरा भरोसा है, क्योंकि उसमें जो मेहनत की हुई है तो उससे बिल्कुल भरोसा है, क्योंकि जनता जनार्दन के मुद्दे सबसे प्रमुख होते हैं। कौन किस जगह से आ रहा, कौन किस जगह से नहीं आ रहा, ये चीजें तो अलग है। अपना अपना एक वोट बैंक होता है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन उस वोट बैंक में सबसे प्रमुख चीज होती है कि आप उसमें मुद्दा,
मुद्दा कौन सा है, उन मुद्दों को लेकर के हम आगे चल रहे हैं। और जैसा कि अभी नाविद जी ने जो बात कही थी पीडीए की, उसी फॉर्मूले पे हम आगे भी बढ़ रहे हैं, उन्हीं चीजों के लिए भी बात कर रहे हैं। आप देखिए क्या करेंगे, अखिलेश यादव जी इस फॉर्मूले को लेकर के चल रहे हैं। बाकायदा इंडिया गठबंधन के लोग भी इस बात से सहमत होते चले जा रहे हैं। अभी कांग्रेस पार्टी ने भी हमें समर्थन दिया है इस चीज को लेकर के, और हर एक कार्यकर्ता इस पैटर्न के लेकर के आगे चल रहा है, क्योंकि इन पीडीए से संबंधित और जितने भी जगह पे हैं वो मुद्दे ही सबसे प्रमुखता के बताएंगे कि आगे आने वाले दिनों में होने वाला कौन से काम है, क्योंकि उसके बाद ही आने वाले दिनों में पता चल जाएगा किसके किलो में कितना तेल है और आगे। नहीं, अच्छा एक मिनट अभिषेक, अब कम से कम सपा उस बयान को तो नहीं दोहराएगी, घोषी के परिणाम अगर उसके अनुकूल नहीं आए कि बसपा ने सुपारी लेके हरवा दिया, ये तो रूल आउट कर सकते हो ना कि हाँ, आप बसपा पे आरोप नहीं लगाएंगे हम लोग, या अभी खोले रखोगे खिड़की? नहीं, हमने देखिए जहाँ पे राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी को हमेशा बहन जी ने हमेशा फायदा पहुंचाने का काम किया। हमें बिल्कुल अपने कार्यकर्ताओं पे यकीन है। अरे बहन जी तो घर बैठ गई, वो तो सो गई, उनने कल लड़ लो चुनाव। मैं तो कह रहा हूँ बहन जी ने इस बात को कहा कि जिसकी इच्छा हो वोट दे, जिसकी इच्छा हो अगर देने की इच्छा हो तो नोटा दबा। तो हम आरोप नहीं कर रहे हैं, हमें अपनी यकीन है अपने मेहनत के ऊपर, अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर, जिसमें जनता जनार्दन ने जो अपना आशीर्वाद देगी, पुनः समाजवादी पार्टी को अपना आशीर्वाद और प्यार देने जा रही है, मुझे पूर्ण यकीन। जी ठीक है, उमेश यादव क्या कहना चाह रहे हैं, फिर मैं अशोक जी के पास आऊंगा जी जल्दी से। देखिए अमिताभ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभिषेक भाई ये स्वीकार कर रहे हैं कि जब बहन जी ने ये कह दिया कि जिसको जहां इच्छा हो वो वहां वोट दे, ये घोषी का परिणाम बता रहे हैं स्वयं आज। अब देखिए कैसे, जब दलित वोट स्वेच्छा से देगा तो इनको मालूम है कि हमको नहीं देंगे। ये लगातार अभी बहन जी के ऊपर आरोप लगा रहे थे, ये कह रहे थे कि उन्होंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी के रूप में काम किया। तो इनका मानना है कि जब दलित वोट उनको वोट नहीं करेगा तो इनको भी वोट नहीं करेगा, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। तो मैं मुझे लगता है कि हमारे मित्र को बिल्कुल मेरे बयान को वापस एक बार सुनना चाहिए था, पूरी तरीके से सुनना चाहिए था। शायद आपने पीडीए को सुना ही नहीं, आपने शायद पीडीए को सुना नहीं। और मैंने सबसे प्रमुखता के तौर पर इस बात को कहा था कि सबसे प्रमुख तौर पर मुद्दे आएंगे जो पीडीए के फॉर्मूले पे जाते, इन सब चीजों को लेकर के आगे बढ़े। अगर आपको मेरे बयान को सुना हो तो बात क्या ना होते, क्योंकि मेरे अपने वक्तव्य में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं था। जैसा कि आदरणीय और पीडीए के किसी कैंडिडेट को आप उपचुनाव में उतारते नहीं है, पीडीए पे बात करते हैं। अभी मुझे लग रहा है कि आपको भ्रम हो चुका है, क्योंकि शायद आपको लगा कि वो वीडियो भी जो कल रिलीज हुई थी, कल वो जो वायरल हुई थी, वो वीडियो मुझे लग रहा है वो भूल गए आप कि जिसमें हो सका राजभर जी कहते 20 दिन से गाड़ी लेकर के दौड़ा रहे, कहाँ दौड़ रहे पता ही नहीं चल रहा, लोग पूछ रहे कहाँ है। तो मुझे लगा संगठन की समीक्षा जब करते हैं तो ऐसे ही डाटा जाता है, ऐसे ही डाटा जाता है और सारे लोग कहते हैं कि राजनीति में अपनों के साथ बैठते हैं, दिल की बात की जाती है। तो नेता उनको डांटेगा, अपने को मार्गदर्शन देगा, अनुशासित करेगा। आपके कह देने से कट पेस्ट करके वीडियो वायरल कर देने से किसी भी राजनीतिक, अरे छोड़ो वीडियो चक्कर मत करो भैया। ठीक है रुकना, अभिषेक जी रुकिए, उमेश भाई रुकिए।